बहुत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और अट्रैक्शन अगर आपको लेके जो प्रॉब्लम आ रही होगा, ठीक है। एक ही टॉपिक बचा हुआ है हेनरी लॉ, ठीक है। हम लोग लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन को डील कर दिए और एक दूसरा टाइप का सॉल्यूशन सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन उसको डील कर लिया ना, दो तरीके का सॉल्यूशन डील कर दिया। अभी एक सॉल्यूशन बचता है गैस लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है ना। सिर्फ गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करने वाली बातें तुम लोगों को बतानी है, ठीक है। चलो, तुम लोगों को ये पता है कि सॉल्यूशन सैचुरेटेड होता है, अनसैचुरेटेड होता है और सुपर सैचुरेटेड होता है। सैचुरेटेड कब होता है? जब इक्विलिब्रियम आ जाता है, ऐसे होता है ना। जब क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा बेटा? सैचुरेटेड हो जाता है, ठीक है ना। तो वही मैं थोड़ा सा गैस लिक्विड पे आने से पहले तुम लोगों को जो सॉलिबिलिटी होता है उसको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो बातें करूंगा। सॉलिबिलिटी, ठीक है ना, सॉलिबिलिटी को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। और उन फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉलिबिलिटी में सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो होता है इंटरेक्शन, है ना। इंटरेक्शन यानी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट हम लोग बोल सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है बेटा? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे कैसे सॉलिबिलिटी डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो उसके लिए कहावत है बेटा, लाइक डिजॉल्व लाइक, ठीक है। एक लाइन आप लोग पढ़े होंगे, लाइक डिजॉल्व लाइक, ठीक है ना। तो लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब क्या होता है कि जो पोलर होगा वो पोलर में घुलता है और नॉन पोलर जो होता है वो किस में घुलता है बेटा? नॉन पोलर में, ठीक है ना। इसका मतलब हो गया पोलर डिजॉल्व पोलर, पोलर डिजॉल्व पोलर, ठीक है ना। और हम लोग बोल सकते हैं नॉन पोलर डिजॉल्व नॉन पोलर। पोलर नॉन पोलर क्या है बेटा? ये तो मुझे भी नहीं पता है ना, तो तुम लोगों को पता होगा। पोलर डिजॉल्व पोलर है, नॉन पोलर डिजॉल्व नॉन पोलर, ऐसा कुछ कहा नहीं रहता है, ठीक है। तुम मत पूछना तो पोलर क्या है नॉन पोलर क्या है, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है सर। तो मतलब जैसे आप लोगों को पता है कि मैं चीनी लिया बेटा, चीनी चीनी जानते हो, शुगर लिया, शुगर को किसमें डाल दो बेटा? पानी में, तो घुल जाएगा, घुल जाएगा। मिट्टी को डाल दो पानी में, क्यों नहीं बोलेगा बेटा? नॉन पोलर, है ना। पानी, ये बेसिक चीज है। तुम कूद जाओ पानी में, घुल जाओगे? नहीं घुल सकते ना, क्यों? क्योंकि कार्बन कंपाउंड से मिलकर बने हो, नॉन पोलर हो ना। इन जनरल ये चीज है ना, मिट्टी नहीं घुलती है। अब क्यों नहीं घुलती है उसका रीजन तुम लोगों को पता है, पोलर नॉन पोलर के बेस पे, ठीक है ना। शुगर सैंड, जैसे CH4 मेरे पास मीथेन है, मीथेन को पानी में डालेंगे तो मीथेन को हम लोग डाल दें पानी में तो घुलेगा ना बेटा, है ना। अब CH4 को किस में डाल दो तुम लोग? CH4 को किस में डाल दो? बेंजीन में डाल दो, घुल जाएगा, घुल जाएगा, बिल्कुल घुल जाएगा, ठीक है ना। देखो, घुलने के लिए लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब ये है कि सिमिलर इंटरेक्शंस होना चाहिए, प्रॉपर्टीज कैसा होना चाहिए? एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं 100% प्रॉपर्टी मैच करा के तुम लोग बोलोगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये तुम लोग दोस्ती करते हो तो कुछ हो सकता है कहीं कोई छोटा मोटा एक पॉइंट, कोई एक बात मिल जाए करने के लिए, उसी में दोस्ती हो जाती है। अच्छा, तो इनमें हो सकता है कि वो एक पॉइंट ऐसा मिल जाए जिससे इंटरेक्शन शो कर पाएंगे, जैसा एक जैसा इंटरेक्शन शो कर पाएंगे, मतलब क्या होगा? भूल जाएगा। और इंटरेक्शन अगर सिमिलर नहीं होगा तो क्या होगा? बोलेगा नहीं, वो इनसॉल्युबल रहेगा, ठीक है। समझ आ रहा है मैं क्या बोला? कोई समस्या नहीं है। जैसे अल्कोहल्स जो होते हैं बेटा वो पानी में घुलते हैं। अल्कोहल्स क्या होते हैं? अल्कोहल्स को लेंगे, अल्कोहल्स क्या होते हैं बेटा? ROH, आया ना। किसमें डालेंगे बेटा? वाटर में। घुलेगा कि नहीं घुलेगा? सॉल्युबल होता है, ठीक है ना। देखो अल्कोहल के पास तो दोनों पार्ट है, ये कैसा है, ये कैसा है। R जो होता है वो नॉन पोलर पार्ट होता है, और जो OH वाला पार्ट होता है इसके वजह से क्या होता है? ये पोलर पार्ट, ऐसे है ना। इसके पास में जो OH वाला पार्ट है वो पोलर है, बाकी जो कार्बन जो चेन होगा वो तो नॉन पोलर ही होगा ना पूरा, हाँ है ना, ठीक है ना। तो एक्चुअल में ये सॉल्युबल होगा क्योंकि इसके पास में थोड़ा सा पोलर पार्ट है जो वाटर के साथ में H बॉन्डिंग कर सकता है। जो वाटर के साथ में H बॉन्डिंग कर लेगा वो हाईली सॉल्युबल हो जाते हैं इन वाटर, ठीक है ना। या फिर जो आयोनाइज कर जाए वो हाईली सॉल्युबल हो जाए। तो घुलने की कहानी तुम लोगों को समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। इसी के बेस पे हम लोग बोल सकते हैं, जैसे जैसे तुम लोग से बोले कि इन दोनों में कौन ज्यादा घुलेगा। CH3OH मेरे पास में है, दूसरा में लिखा CH3CH2OH, तीसरा में लिखा क्या बेटा? CH3CH2CH2OH, एक और लिखा मैं CH3 अल्कोहल से ना बेटा, अलग अलग मोलर मास के, अलग अलग कार्बन के साथ में। तो इधर से इधर जाने में सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी कि घटेगी? है ना, ऑब्वियसली घटने वाली है क्योंकि नॉन पोलर पार्ट क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा, इस वजह से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसे में ऐसा कुछ, हाँ एसिडिक भी है, एसिडिक की बात ठीक है। मैं ऐसा लिखूं CH3 CH2 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 है, एक मेरे पास में ये अल्कोहल है, दूसरा मेरे पास में क्या बेटा? CH3 CH, यहाँ पे लगा लिया हम लोग CH3 CH2H,
एक मेरे पास में क्या है CH3C, इधर CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे देखो पोलर नॉन पोलर पार्ट सेम है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? सरफेस एरिया क्या हो रहा है, कम हो रहा है कि नहीं हो रहा सरफेस एरिया का? सबसे कम सरफेस एरिया किसका होता है? सर्कल का। पढ़े कि नहीं पढ़े? नहीं पढ़े तो पढ़ लो, ठीक है ना? इनको पता है जो 12th करके आए। बारिश होती तो बूंद गोल आती है ना, पता है इस बारे में? क्योंकि उसका सरफेस एरिया कैसा होता है, ये पता है, बूंद गोल आती है। क्यों होती है? क्योंकि उसका सरफेस एरिया कैसा होता है, ओवल तो हो गया ड्यू टू फ्रिक्शन एंड डॉट, उनका भी सबको लगा के। रीजन क्या है? क्योंकि सरफेस एरिया मिनिमम तो सरफेस पार्टिकल मिनिमम होंगे, उसके बाद एनर्जी सबसे कम होगा, है ना? एनर्जी सबसे कम होगा तो सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो ये चीजें कंडीशन पढ़े थे ना आप लोग, बेटा सरफेस एरिया सबसे कम इसका निकाल लेना, आप लोगों को कैलकुलेशन पढ़े होंगे, ठीक है ना? तो सरफेस सबसे कम होगा, सबसे कम सरफेस एरिया सबसे कम इंटरेक्शन शो कर पाएगा, इस वजह से जैसे ही ब्रांचिंग होता है तो क्या होता है बेटा, सॉलिबिलिटी कम हो जाता है। ये छोटे छोटे फैक्टर्स है जो आप लोग इनको पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो ब्रांचिंग होने पे क्या होता है, सॉलिबिलिटी कम हो जाता है, अगर कार्बन एटम बढ़ेगा तो सॉलिबिलिटी कम हो जाएगा, है ना? ये कुछ सर्टेन फैक्टर्स है, ठीक है। तो दूसरा हम लोग बातें करें, इसके अलावा एक फैक्टर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, टेम्परेचर। क्या होता है? टेम्परेचर भी सॉलिबिलिटी को अफेक्ट करता है, ठीक है। टेम्परेचर अफेक्ट करेगा कौन से प्रोसेस में? एक प्रोसेस होगा बेटा कौन सा वाला, एंडोथर्मिक प्रोसेस। अरे सॉलिबिलिटी एंडोथर्मिक हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। दूसरा कैसा हो सकता है बेटा? दूसरा हो सकता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अरे हाँ या ना? एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होगा, A प्लस B ने मिलकर क्या बनाया बेटा, सॉल्यूशन, है ना? और कुछ साथ साथ में कुछ हीट भी गेन किया डेल्टा H, तब जाके क्या बनाया बेटा, सॉल्यूशन। एक्सोथर्मिक में कैसा होगा, A प्लस B ने मिलकर क्या बनाया, सॉल्यूशन, और कुछ हीट रिलीज कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिए, टेम्परेचर बढ़ा दिए। ये कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? एंडोथर्मिक किधर जाता है? एंडोथर्मिक किधर जाता है? फॉरवर्ड डायरेक्शन। एक्सोथर्मिक किधर जाता है? बैकवर्ड डायरेक्शन। कौन सा वाला प्रिंसिपल? लीच एटोलियस प्रिंसिपल। पढ़े ना कि नहीं पढ़े? टेम्परेचर कम कर दिए, ये किधर चला जाएगा, ये किधर चला जाएगा, बैकवर्ड, उल्टा हो जाएगा। बैकवर्ड, ये यस किधर सर, चला जाएगा बेटा, चला जाएगा फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। अभी कुछ साल पहले पढ़ाए थे इसको, ऐसे ही है, कुछ महीने साल हो पहले। गया ना? नहीं, पिछले साल पढ़ाया था 2020 में। हाँ 2020, यस सर, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो द यस सॉलिबिलिटी सर। टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। पानी को डाल दो, पानी में क्या करो, शुगर डाल दो, तो सॉलिबिलिटी कैसा हो, गर्म पानी में जल्दी से घुल जाता है, ठंडे पानी में नहीं घुलता, गर्मी में यस एक्सपीरियंस। सर, चलो इसको हम लोग इसलिए पढ़ा रहे हैं बेटा कि जो solubility of gases in water, solubility of gas in water, वाटर में अगर गैस को डिजोल्व करोगे, is an exothermic process। कैसा होता है बेटा? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। गैस को अगर पानी में डालो तो कैसा प्रोसेस को फॉलो करता है? solubility of gas in water is an exothermic process, ठीक है ना? गैस को अगर पानी में डालोगे तो कौन सा वाले प्रोसेस को फॉलो करता है वो? एक्सोथर्मिक प्रोसेस को फॉलो एक्सोथर्मिक। करता है। इसका मतलब ये हुआ solubility decreases with increase in temperature, solubility decreases with increase in temperature। समझ में आ रहा है बेटा? देखो हैंडीले जब मैं पढ़ाऊंगा तो एनसीईआरटी से आप लोग इसका एप्लीकेशन पढ़ लेना, 4-5 एप्लीकेशन है, कुछ लोगों ने पढ़े होंगे, है ना? एप्लीकेशन मतलब वहां से समझ में आ जाएगा कि हाँ इसका कुछ ना कुछ यूज है। जैसे aquatic species आर सेंसिटिव टुवर्ड टेम्परेचर, ऐसा बोला जाता है। मतलब सेंसिटिव क्यों है? टेम्परेचर बढ़ेगा। aquatic स्पीसीज को क्या चाहिए सांस लेने के लिए? ऑक्सीजन चाहिए ना? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वाटर से निकाल के पी लेते हो या डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को लेते हैं? डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ना, यस ऑक्सीजन सर। डिजॉल्व रहता है उसको लेते हैं, ऐसे है ना? ऐसा तो नहीं ऑक्सीजन को निकाल यस, रहे हो वाटर से, हाइड्रोजन अलग कर देते हो, नहीं डिजॉल्व्ड नहीं, ऑक्सीजन को लेते हैं ना। तो यस अगर सर। टेम्परेचर बढ़ेगा गर्मियों के दिन में क्या होगा, सॉलिबिलिटी कम हो जाएगा, ऑक्सीजन का परेशानी होगी ना, तो परेशानी होती तो हम सेंसिटिव हो जाते हैं,
ऐसे है ना, सेंसिटिव कब होते हैं? तुम्हें पता है तुम्हारा हाथ है? नहीं पता ना, अभी कुछ लगने तो पता चलेगा, सेंसिटिव हो गए। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ठीक है ना। तो ये इसके कुछ एप्लीकेशन ऐसे ही पढ़ोगे आप लोग, है ना, छोटे मोटे एप्लीकेशन से एक आध पढ़ लेना। सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर इज एन एक्यूरेट इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है ना बेटा, टेम्परेचर का ऊपर क्या करना, लिखो और ऊपर भी नोट करना, जल्दी से करो बेटा, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? सर जो ये आपने बताया ना ये सरफेस एरिया वाला, हाँ हाँ, वो एक बार बस बोल दीजिए, अगर चेंज सरफेस एरिया बढ़ेगा तो। देखो बेटा, सरफेस एरिया मतलब इंटरेक्शन का चांस ज्यादा। समझ आ रही कि नहीं आ रहा? सरफेस एरिया जितना बड़ा साइज होगा उतना आसानी से इंटरेक्शन कर पाएगा। साइज छोटा होगा तो इंटरेक्शन का चांस कैसा होता है, जैसे ये पेन है, ये चौक होता तो मैं इसको तोड़ देता तो क्या होता, ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्यों? उसका दो सरफेस और फ्री होता है रिएक्शन करने के लिए। पाउडर फॉर्म में कोई भी चीज हाईली रिएक्टिव होता है। सॉलिड्स क्यों रिएक्शन नहीं करते? इसी वजह से ना, सरफेस पे जो होते थोड़ा बहुत वो रिएक्शन कर जाता है, बाकी अंदर वाला नहीं करेगा। उसको नहीं पाउडर बनाओ करता। तब जाके रिएक्शन कराओ, तो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी बढ़ जाता है, इंटरेक्शंस बढ़ जाते हैं विद इन प्रेजेंट सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया के Yes, कम होने पे यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं जिसकी सॉलिडिटी कम हो रहा है, यहाँ तक कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो इंटरेक्शंस कम हो जाएंगे, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा करेगा। ये सेम विद द ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आल्सो। ठीक है ना। तो सरफेस एरिया पे डिपेंड करते हैं। कॉपी कर लिया आप लोग? yes sir. लिखो जल्दी। यही बात करेंगे हम लोग इफेक्ट ऑफ प्रेशर की, है ना। इफेक्ट ऑफ प्रेशर पढ़ाते पढ़ाते चैप्टर खत्म करते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है, हेनरी लॉ के क्वेश्चन एनसीईआरटी में बहुत अच्छा है। एक क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा है जो आईआईटी ने भी पूछा है, आईआईटी ने भी पूछा है और लोगों से होता नहीं है। इजी सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार लोग उसको पढ़ के कंफ्यूजन में आ जाते हैं, फिर होता नहीं है वो। एनसीईआरटी का एग्जांपल, ठीक है। आईआईटी ने उसको पूछा है सेम क्वेश्चन का, इट इज सेम विद द सेम डेटा। मजे क्यों आ जाएंगे बेटा? बोर्ड के बच्चे को मजा आया, मुझे तो रट के जाता। ये हुआ ऐसा हो गया नीचे का भी तो सर इसकी रिकॉर्डिंग क्लास ना करेंगे बेटा, क्यों सेंड करें इसको, देखो ना तुम। हाँ पिछले वाले कर देंगे। क्लाउड पे नहीं तो इसके लिए मैं तो मैं हम लोगों को टेलीग्राम पे डाल दूंगा बेटा रिकॉर्ड्स का लेक्चर, क्योंकि फेसबुक पे सेंड उस पे क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप पे सेंड नहीं हो। व्हाट्सएप पे होता तो मैं पहले ही कर देता, लिंक मुझे ढूंढना पड़ेगा, तो मुझे अखिल सर ने उसका वीडियो डाउनलोड करके सेंड कर दिया है। हो गया इतना। आगे लिखो इफेक्ट ऑफ क्या, प्रेशर। प्रेशर का इफेक्ट क्या रहेगा उसको थोड़ा देखते हैं। देखिए देख लो ना, इसको क्या देखना है इसमें तुम्हें, तुम्हें पता तो है एक्टोथर्मिक में कैसा होता है, एंडोथर्मिक में कैसा होता है, सीधा नीचे लाइन लिखते साथ साथ में लिखा करो ना, ये छोटी छोटी चीजें। देखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, सोच के बताओ कि पहला सबसे पहले हम लोग बातें करें लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में कोई फर्क होगा प्रेशर का? इफेक्ट ऑफ प्रेशर बात कर रहे थे हम लोग, तो सॉल्यूशन कितने तरीके का पढ़ना है, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड लिक्विड और गैस लिक्विड, इतना तरीके का पढ़ रहे हैं ना हम लोग। ठीक है देखो, yes sir. अगर मैं बात करूं मेरे पास में एक सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन है, या फिर मेरे पास में क्या है बेटा, तो फिर मेरे पास में कोई भी एक लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है, इन पे कोई इफेक्ट होगा कि नहीं होगा प्रेशर का? तो प्रेशर की वजह से इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा बेटा, क्यों नहीं पड़ेगा? ये भी नहीं पता तुम्हें? तो नहीं होगा बेटा, बिकॉज बोथ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल। बेटा सॉलिड और लिक्विड कैसा होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है। तो प्रेशर का इफेक्ट किस वजह से होता है, कंप्रेस करने के काम ही तो आता है।
because both solids and liquids are incompressible, ठीक है ना। सॉलिड लिक्विड कैसा होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, ना तो सॉलिड कंप्रेस होते हैं और ना ही लिक्विड कंप्रेस होते हैं, तो प्रेशर का कोई इफेक्ट हुआ ही नहीं, ठीक है। अगर कंप्रेस होता तो कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता। कंप्रेस कौन होता है, गैसेस को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर मेरे पास में क्या होता है, गैस लिक्विड सॉल्यूशन होता, तो गैस लिक्विड सॉल्यूशन कैसा होगा, कंप्रेसिबल होता है। चलो देखो, दो बातें सिंपल तरीके से समझना, अभी मत लिखना कुछ भी, ठीक है ना, वहां तक लिख लिया होगा। अच्छा, जब लिखना नहीं होता है तुम लोगों को बोल देता हूँ। देखो यहाँ पे मेरे पास में एक पिस्टन लगा के रखा है, ठीक है ना। यहाँ हम लोगों के पास में क्या है बेटा, यहाँ हम लोगों के पास पानी है और यहाँ पे मिक्सचर ऑफ गैसेज है, यहाँ पे क्या है, गैसेज का मिक्सचर है, ठीक है। अब सिंपल समझना, मैं जो बोलने वाला हूँ उसको ठीक ठीक से एक एक लाइन तुम लोग सुनना अच्छे से, जैसे तुम लोगों को समझ में आ जाए क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। मान लो तुम लोगों ने यहाँ पे कुछ वेट रखा हुआ है W, जैसे पिस्टन उधर है। अब तुम लोगों ने क्या किया, इसके ऊपर वेट बढ़ा दिया, क्या किया बेटा, ये तो इतना ही रहेगा, और वेट बढ़ाने से पिस्टन क्या करेगा, नीचे मूव करेगा। पिस्टन जब नीचे मूव करेगा तो क्या होगा बेटा, देखो यहाँ इस कंडीशन में कुछ पार्टिकल्स होंगे इसके अंदर, जैसे पिस्टन नीचे मूव करेगा तो पार्टिकल्स नीचे आ जाएंगे, कुछ और बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई समस्या, यहाँ तो होंगे होंगे। चलो, एक सबसे पहली बात ये कि हम लोग देखो, इसके लिए जो गैसेस थे उनके लिए वॉल्यूम था V, अभी जो वॉल्यूम है V प्राइम, वो कैसा हो गया, लेस देन V। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले प्रेशर कितना था P, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अब प्रेशर कितना हो गया होगा P प्राइम, चलो और वेट बढ़ा दिया तो P प्राइम कैसा होगा बेटा, ज्यादा उल्टी चीजें क्यों बोलते हैं, P प्राइम कैसा हो, ग्रेटर देन P होगा ना, वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर कैसा होता है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कौन सा वाला लॉ, बॉयल्स लॉ, सबसे पहला लॉ पढ़ाया थे गैसियस स्टेट में। हाँ, कौन सा पूछ रहा है कि बॉयल किसने किया है, पूछता है, पूछा है सर, बिल्कुल पूछा है, उठा के देखो प्रीवियस ईयर सॉल्व किए सर, सारे करे हैं सर, ये ऐसा कुछ तो नहीं मिला। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट ऑफ बॉयल्स लॉ, चार ऑप्शन देके डीपी अपॉन डी, स्टेटमेंट भी बोल सकते हो, तो ऐसे अकेले हाँ तो मतलब बॉयल्स लॉ पता होना चाहिए ना, तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन लिखवाए तो चारों का लेते, तुम कौन सा टिक करके आओगे, प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन ही ना। सर मैं तो पीवी इक्वल्स टू 90 लिखा है, जो अगर चेक करने लगा बॉयल्स लॉ फॉलो कर रहा है तो जो पीवी इक्वल्स टू 90 यूज कर रहा है, तो एटलीस्ट नाम तो पता करके रखो, ऐसे करोगे। सुनो, कोई दिक्कत नहीं, सुनो इधर, ठीक है ना। इतना समझो बेटा, प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ गया, सॉलिडिटी बढ़ा कि नहीं बढ़ा, सॉलिडिटी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, सॉलिडिटी भी बढ़ेगा, यहाँ ना। देखो बेटा, सबसे पहला स्टेटमेंट हेनरीज लॉ का, बेटा कौन सा लॉ, हेनरीज लॉ। सबसे पहला स्टेटमेंट, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन अ मिक्सचर, solubility of gases in liquid, लिखो, solubility of gases in liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas, is directly proportional to the partial pressure of gas। बेटा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, solubility is directly proportional to partial pressure of gas, ठीक है ना। समझ आ रहे में क्या बोल रहा हूँ, सॉल्युबिलिटी कैसा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, कोई समस्या इसको समझने में किसी को, अरे है क्या नहीं है, हाँ, वाटर का अमाउंट कहाँ बढ़ाया, हाँ ऊपर किया होता है, हाँ तो नीचे वाला कहाँ ऊपर किया, इसके बराबर बिल्कुल खींचे हम, वाटर का अमाउंट नहीं बढ़ा, पिस्टन को नीचे मूव कराए तो क्या होगा, गैस और अंदर ज्यादा एंटर कर जाएगा, इसके अंदर गैसेस के पार्टिकल्स को डॉट से बना रहे हैं बेटा। समझ आ रहे में क्या बोल रहा हूँ, सुनो रहने दो बेटा, रहने रुक जाओ। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कैसा हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है ना, ठीक है। देखो एक बात, S इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, S is directly proportional to P, S will be equals to KH into P,
ठीक है ना। KH क्या है बेटा, हेनरी लॉ कांस्टेंट, KH इज हेनरीज कांस्टेंट। वैल्यू बेटा KH क्या होता है, इसका वैल्यू डिपेंड करता है किस पे, वैल्यू डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस, ठीक है ना। और हर गैस के लिए अलग अलग वैल्यू गिवन होती है, इसलिए तुमको इसको याद रखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। एस इक्वल्स टू KH। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, कोई sir. समस्या, No, sir. कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। चलो देखो, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर है यहाँ तक। जैसे मेरे पास में एक कंटेनर, इस कंटेनर में बेटा यहाँ पे मैंने एक पिस्टन लगा के, इसमें कौन सा गैस है, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, HC, मान लेते हैं एक और हम लोगों के पास में क्या है, CO2 गैस, इतना कुछ गैसेज है, ठीक है। इन गैसेस का पूछे कौन से वाले गैस का सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा। यहाँ का प्रेशर कितना दिया है बेटा, इक्वल मास हम लोग इनका मिक्स किए और प्रेशर कितना है पे 180, तो कौन सा वाले गैस का सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा, इक्वल मास इनका मिक्स किए हम लोग, इक्वल मास ऑफ ऑल गैसेज इज मिक्स्ड, और टोटल प्रेशर कितना है बेटा 180, तो सॉल्युबिलिटी सबका बराबर होगा, बिल्कुल ही बराबर नहीं हो सकता बेटा। अगर KH भी सेम हो तो भी कैसे हो सकता है बेटा, सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 किस पे डिपेंड करेगा, विल बी इक्वल टू KH इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ N2। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 180 है क्या, नहीं। सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 विल बी इक्वल टू KH इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, ऐसे निकालोगे ना। सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 विल बी इक्वल टू KH इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो पार्शियल प्रेशर अगर निकालोगे सबका, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 किसके इक्वल होगा बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इनटू टोटल प्रेशर। ये लगाना पड़ेगा ना सब कुछ, पहले पार्शियल प्रेशर निकालना पड़ेगा तब जाकर सॉल्युबिलिटी निकाल पाओगे, नहीं हो सकता। मोल्स मास लगेगा तो इक्वल मास लिया है तो सोचते मोल्स अलग लगाएंगे, मोल फ्रैक्शन अलग लगाएगा, ऐसा नहीं पूछ सकते ना। KH का वैल्यू तो जरूरी थोड़ी उसी रेशियो में निकल के आए, नहीं पॉसिबल बेटा, इनका तो वैल्यू वैसे ही फिक्स है। KH का वैल्यू मान लो इसके लिए तो तुम्हें गिवन होगा ना, ये वैल्यू फिक्स है, N2 का लिए KH का तो फिक्स होगा ना। SO2 के लिए किसी भी टेम्परेचर रेंज जैसे पूछ रहा होगा फिक्स वैल्यू होगा, उससे क्या करना। अब तुम मैथमेटिक्स उठाओगे तो हो सकता है कि सारी चीजें सेम ही आ जाए, है ना। लेकिन हम जो बातें कर रहे हैं उसको सिर्फ समझने की कोशिश करो, ज्यादा मैथ्स ना लगाओ बेटा, ठीक है। इतना क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे करना है बस वो समझने की कोशिश करो, ठीक है। बाकी तुम्हें जैसा भी KH का वैल्यू दिया हो, तुम्हारा इक्वल आए अलग अलग आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना क्लियर हुआ मैं क्या बोलता, समझ आ रहा है यहाँ पे। देखो मैं तुम लोगों से पूछू बेटा KH का यूनिट क्या होगा, KH क्या यहाँ से, KH विल बी इक्वल टू S अपॉन P, है ना। बट अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, मोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो हमेशा क्या होगा, मोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन। प्रेशर किसमें रहेगा बेटा, ATM, तो KH का यूनिट क्या हो जाएगा, मोल है ना पर लीटर पर ATM, ऐसा ही कुछ रहेगा KH का यूनिट, या फिर प्रेशर का कोई भी और हम लोग यहाँ पे यूनिट यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो एक बात और, ये कॉपी हुआ इतना, समझ गए इतना। देखो हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉल्युबिलिटी क्या है वैसे, कंसंट्रेशन ना, तो किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मोल फ्रैक्शन के। ऐसे है जैसे तुम लोग जानते हुए इसको ना लिखता तो भी मैं बोल सकता हूँ कि जो प्रेशर होता है वो किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, थोड़ा P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से KHF, ये भी हेनरी लॉ का स्टेटमेंट है। ये मोल फ्रैक्शन कौन से वाले स्टेट है बेटा, लिक्विड स्टेट में इन द सॉल्यूशन। सॉल्युबिलिटी मतलब
लिक्विड स्टेट का मोल फ्रैक्शन ना, अरे हाँ या ना। देखो बेटा ये जो इक्वेशन है ना वो मैं P इक्वल्स टू P2 into x नहीं लिख रहा हूं मैं, ये तुम लोग वेपर स्टेट का या फिर गैसियस स्टेट का मोल फ्रैक्शन उठाओगे, ठीक है। तो यहाँ जो Pt है वो था, यहाँ पे KH है कुछ अलग कांस्टेंट, समझ में आया कि नहीं आया? ये जो मैं लिख रहा हूँ सभी को समझ में आ रहा है? सॉलिबिलिटी का मतलब मोल फ्रैक्शन भी तो होता है, मोल ज्यादा होंगे, सॉलिबिलिटी ज्यादा है इसका मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा। तो सॉलिबिलिटी समवेयर डिपेंड्स ऑन मोल फ्रैक्शन आल्सो, दोनों को मिला के बोल सकता हूँ फ्रॉम दिस इक्वेशन एंड फर्स्ट एंड सेकंड में बोल सकता हूँ कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो बेटा ये दूसरा स्टेटमेंट ये भी है नहीं होगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस over the mixture is directly proportional to its mole fraction in the solution, है ना। हाँ यहाँ से बोला इन्होंने, क्या बोला, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस over the mixture is directly proportional to the mole fraction of gas in the solution, is directly proportional to the mole fraction of gas in the solution, ठीक है ना। P equals to KHF, समझ आ रहा है? अपने जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा, ठीक है। कीर्ति, मोल फ्रैक्शन का यूनिट क्या होता है? मोल होता है। अवनी, मोल फ्रैक्शन का यूनिट कुछ नहीं होता। माधव, मोल फ्रैक्शन का यूनिट नहीं होता। थोड़ा यूनिट ऑफ केएच क्या हो जाएगा? यूनिट की अगर बात करो तो यूनिट ऑफ केएच कितना हो जाएगा? प्रेशर का यूनिट। तो केएच विल बी, केएच का यूनिट क्या हो गया, मतलब एटीएम हो गया, प्रेशर का यूनिट जैसा, ठीक है ना। अब सुन लो मेरी बात, हेनरी लॉ के दो फॉर्मूले बनते हैं, कौन सा P इक्वल्स टू KHH, S इक्वल्स टू KHP। कौन सा वाला यूज करें? तो क्वेश्चन में KH का ले तो गिवन होगा कि लेके आओगे घर से, तो KH का यूनिट के बेस पे यूज करो। KH का यूनिट अगर एटीएम में दिया तो S इक्वल्स टू ना, P इक्वल्स टू KHS लगाओगे और एटीएम पर लीटर पर मोल पर लीटर पर एटीएम दिया तो S इक्वल्स टू KHP लगाओ, ठीक है ना। बहुत कंफ्यूजन होता है नहीं इनको यूज करने में। ये कॉपी कर लिए? नहीं किए अब तक? ठीक है ना। तो S P इक्वल्स टू KHX और S इक्वल्स टू KHP, दो फॉर्मूले हम लोग इसके यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी को? कॉपी कर लिया सभी ने? पानी क्या लिखे थे? कभी एटीएम लेना है, कभी एटीएम, ये लिखा कहां नहीं यहाँ पे? सुनो, समझ गए इतना? तुम्हारी कॉपी चल जाएगी एक साल और नहीं चलेगी? चल जाएगी। सुनो देखिए, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई समस्या? देखिए सर, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, आया ना, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N ना, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। P1 upon P2 is equals to M1 upon M2। लिखो तो, समझ आ रहा है ना? प्रोपोर्शनल का जो साइन लिखे कोई दिक्कत तो नहीं है तुम्हें? P1 upon P2 is equals to M1 upon M2, ये वाला इक्वेशन कई बार यूज करना पड़ जाता है, ठीक है। सर ऐसा होगा ना, P1 upon M1 equals to P2 upon M2, इसको आप मल्टीप्लाई करके ऐसा लिखिए।
P1 upon P2 is equals to M1 P1 upon upon M1 equals बेटा एक ही बात है, कुछ अलग थोड़ी लिखे हैं। हाँ उसको तुम अपने आप में सोचोगे। मैसेज आ रहा है, गुड मॉर्निंग सर, आई एम वेटिंग इन द वेटिंग रूम। अब मैं क्या करूँ, 40 मिनट लेट आए, थोड़ा और वेट करना चाहिए। कितना हो गया? कोई समस्या किसी को? कोई समस्या नहीं। चलिए, P इक्वल्स टू क्या है बेटा? P इक्वल्स टू क्या होगा बेटा? KH। P इक्वल्स टू KH, ठीक है ना? मान ले P कैसा है बेटा? अगर कांस्टेंट है, P कैसा? If P is constant तो X is inversely proportional to KH, आया ना? मतलब KH बढ़ेगा तो X कम होगा, मतलब सॉल्युबिलिटी कम होगी। जिसका KH बड़ा होता है वो कम सॉल्युबल होता है। ऊपर कुछ लिखे ही नहीं है बेटा, हम नीचे कर दो सर। जिसका KH बड़ा होगा उसका सॉल्युबिलिटी कैसा होगा? सॉल्युबिलिटी कम होगा, ठीक है? KH बड़ा होगा तो सॉल्युबिलिटी कम। समझ में आ रहा है ना? अरे हाँ है ना? तो तुम लोगों से बोलो कि मेरे पास में ये ग्राफ, ये गैस 1, ये गैस 2, ये गैस 3, ये गैस 4, कौन सा वाला सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? अब मोल फ्रैक्शन सर बढ़ रहा है, यानी कि वो सब रखा है 0 टाइम इससे कांस्टेंट कर देंगे, तो ये लगाने की समस्या पहले तो चलो सॉल्युबल कौन होगा? मोल फ्रैक्शन को कांस्टेंट कर देना। देखो अब P इक्वल्स टू क्या होता है? KHX, तो KH क्या है? Y इक्वल्स टू MX, तो M क्या है यहाँ पे? KH मतलब स्लोप, जिसका स्लोप ज्यादा उसका सॉल्युबिलिटी कम। सबसे कम होगा ना 1 का, सबसे ज्यादा स्लोप है उसका सॉल्युबिलिटी कम। हां सॉल्युबिलिटी कम। समझा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? कोई समस्या? कोई No, समस्या sir. नहीं है आदव? नहीं है समस्या। थोड़ा सॉल्युबिलिटी का अगर मैं ऑर्डर लिखूंगा तो क्या होगा? सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? 4 3 2 1। समझ आया कि नहीं? आना कुछ तो बोला करो। यस सर, आना सर। लिखो तो। सबसे कम तो बनना होगा ना, सबसे कम होगा तो वो सबसे ज्यादा सबसे कम मत देखो ना, जो बता रहा हूँ उतना तो समझ में आ रहा है कि नहीं? क्यों देखोगे ऐसे? बताओ क्यों दिमाग लगाना? तुम्हें एक चीज, एक लाइन में आंसर मिल रहा है, अब खींच लो लाइन, तुम्हें ज्यादा दिक्कत हो रही है तो जिसका मोल फ्रैक्शन कम आएगा उसको सॉल्युबिलिटी कम। पागल होते जा रहे हैं। हो गया? क्वेश्चन कर लोगे इसके? छोटा सा क्वेश्चन हम कराते हैं बस, इसका नहीं करा रहे हैं क्वेश्चन, हेनरी लॉ का, ठीक है? हेनरी लॉ के क्वेश्चन कर लेना तुम लोग। सुनो, ये बहुत आसान चैप्टर था, तुम लोगों को भी लगा होगा जो 11th वाले हैं, हाँ 12th आसान। आज केमिकल काइनेटिक्स लगाएंगे, पढ़ाएंगे तो और लगेगा कि तो बहुत भागवा चीज है। मैं पहले 12th क्यों नहीं पढ़ाया, 11th को पढ़ा देते। हाँ अब सुनो बेटा ना, अब तुम लोगों को ये भी समझ में आ रहा होगा जिस बोल को पढ़ाने के लिए हमने 11 लेक्चर लिए तो 2 में ही खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन उस टाइम पे तुम्हारा लेवल उतना नहीं था कि हम उसको 2 में खत्म कर सकते, है ना? अभी जीओसी में तुम्हें लगा ना इतना टाइम पढ़ाए थे, थोड़ा सा और पढ़ा तो लगेगा सर ने जीओसी में इतना टाइम क्यों लिए, बहुत जल्दी खत्म कर देते। एक बार और जीओसी बेटा, एक लेक्चर में थोड़ी है कि जीओसी तुम्हें अब बस जीओसी और पढ़ा दें एक बार। सुनो सर, एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक हम लोगों के पास एक कंटेनर है,
ठीक है ना, जिसमें ए और बी को हम लोगों ने मिक्स किया। पी नॉट ऑफ ए 400 है, पी नॉट ऑफ बी 600 है। ए का मोल फ्रैक्शन 0.25 है, बी का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा बेटा 0.75। ये हम लोगों के पास में क्या है, ये हम लोगों के पास वेपर है, ठीक है ना। आईआईटी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा है जो ठीक है ना, डेटा इधर उधर हो सकता है जो मैं लिख रहा हूँ उससे, बस सुनो आपको। वेपर से हम लोगों के पास में सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड द composition, find the composition of liquid state, लिख लो क्वेश्चन, and vapor state, find the composition of liquid state and vapor state when first drop of condensate is formed। ये था ना क्वेश्चन, condensate is formed। तो तुम्हारा डेटा अलग अलग हो, ये वेपर है बेटा, इसको कंडेंस करेंगे, कंडेंस करेंगे तो पहला ड्रॉप बनेगा कंडेंसेट का, लिक्विड का। पहला ड्रॉप लिक्विड का बना तो पूछा उस लिक्विड के ड्रॉप का कंपोजिशन क्या है, और जो वेपर है उसका कंपोजिशन क्या है, ठीक है ना। फाइंड द कंपोजिशन ऑफ फर्स्ट ड्रॉप ऑफ कंडेंसेट, लिक्विड स्टेट एंड दोनों का ना वेपर स्टेट में फर्स्ट ड्रॉप ऑफ कंडेंसेट इज फॉर्म्ड एंड टोटल प्रेशर, और टोटल प्रेशर क्या होगा वो भी बताना। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत ज्यादा, ठीक है ना। एक दूसरा पार्ट और करा देता हूँ, बाकी 20 के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब कर लोगे तुम, ठीक है ना। ये बेटा फाइंड द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड एंड वेपर स्टेट व्हेन लास्ट ड्रॉप ऑफ लास्ट या फिर लास्ट ड्रॉप, मैं बोल सकता हूँ लास्ट ड्रॉप यानी ट्रेसेस ऑफ, ट्रेसेस में लिख दो, ट्रेस तो समझते हो ना, बहुत कम ना, ट्रेसेस ऑफ वेपर इज लेफ्ट। ये दो बात है, देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, दो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं तुम लोगों से कि पहला ड्रॉप कंडेंसेट का बना तो लिक्विड स्टेट का वेपर स्टेट का क्या होगा बेटा, कंपोजिशन कितना है, टोटल प्रेशर कितना है, और यही सारी कहानी कब, जब लास्ट ड्रॉप यानी जब वेपर कितना बचेगा, मतलब अगर उसको भी हम लोग कंडेंसेट कर दो तो पूरा का पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये दो बातें हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन इसको बीच के कंडीशंस दे देगा तो लिक्विड और वेपर का सॉल्यूशन ट्रीट करते आ रहे हो, बीच के सॉल्यूशन तो करे ना सारा ट्रीट, आया ना। तुम लोगों को कुछ लिक्विड दे दे कुछ पेपर दे दे कर लो ना डील, ये जो कंफ्यूजन वाली कहानी है तो पूरा डील कर लेते हैं, ठीक है ना। ये हुआ क्या, देखो पहला वाला केस ऐसा बोल रहा है, क्वेश्चन लिख लिया सब लोग, लिख लिया, लिखो जल्दी से बेटा, ये लाइन खींच लो जैसे मैंने लिखा है, तो लास्ट में लिख दो। हो गया, सुनो देखे जाए, ऐसा कुछ हम लोगों के पास एक सॉल्यूशन है, देखो ऐसा ही कुछ है ना, इसमें ए और बी का कुछ कंपोजिशन दिया है, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, बोल रहे हम लोग यहाँ पे एक पिस्टन लगा के रखे, मान लो ऐसे है ना, या एक पिस्टन लगा के रखे, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे सब क्या है बेटा, वेपर ही वेपर है। तुम लोग क्या करोगे, पिस्टन को थोड़ा सा नीचे लेके आओगे, जैसे थोड़ा सा नीचे लेके आओगे तुम लोगों ने क्या देखा, तुम लोगों को दिखा कि यहाँ पे एक ड्रॉप क्या बन गया, लिक्विड बन गया, रोक दिया पिस्टन को नीचे लाना, और कैलकुलेशन स्टार्ट कर दिया। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे ए का कंपोजिशन कितना था, यहाँ पे ए का मोल फ्रैक्शन कितना था 0.25, बी का कितना था बेटा 0.75। देखो जब यहाँ से नेग्लिजिबल अमाउंट, यानी जो एक ड्रॉप छोटा सा, जब मैं बता रहा हूँ ये छोटा सा ड्रॉप जब बनेगा कंडेंसेट का, दिख रहा है ऑनलाइन में तुम लोगों को कंडेंसेट का ड्रॉप, ठीक है। पहले तो पहला ड्रॉप हम लोग बना रहे छोटा सा, तो इतने कुछ बना होगा ना, थोड़ा सा बिल्कुल नेग्लिजिबल है ना, तो क्या इसमें जो वेपर था उसमें ए का मोल फ्रैक्शन चेंज कर जाएगा, बिल्कुल नहीं करेगा, इतना ही रहेगा ना। ए का कितना रहेगा बेटा, ए का बताओ 0.25 ही रहेगा, नियरली, बी कितना रहेगा, नियरली 0.7। समझ आ रहा है,
बनाई क्या है, फिर बनाई क्या है ना, बनाई कुछ नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ए तो इतना ही रहेगा, बी भी उतना ही रहेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम सेटअप। ये कौन सा स्टेट हो गया, लिक्विड। ये कौन सा स्टेट हो गया, वेपर। वेपर स्टेट के कंपोजिशन को क्या बोलते हैं, वाई ए वाई बी 1/pt is equals to y of a upon y of a upon p naught of a plus y of b upon p naught of b। टोटल प्रेशर आ जाएगा। टोटल प्रेशर पूछा गया था, देखो ना, निकाल दिए, देखो हो गए वो शायद, है ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई समस्या? टोटल प्रेशर मिला कि नहीं मिला? चलो दूसरी बात क्या बोल रहा है बेटा, इसका वेपर स्टेट का कंपोजिशन मिल गया, लिक्विड का निकालें। लिक्विड स्टेट का कंपोजिशन निकालने के लिए क्या होता है, पीटी इज इक्वल्स टू 400 into x of a plus 600 into 1 minus x of a। आ गया x से x भी, क्या था इसमें, था क्या इसमें, ये बताओ क्यों नहीं आता हमसे साहब? सर ये इसी में आता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? पहला बिट कॉपी करो जल्दी से, तो दूसरा करा। सही करा था सर, तो 0.2 क्या लें, कंफ्यूज करने के लिए तो 0.2 का माइनस dx क्या है दिया, खुद ही वो बेटा जीरो है। सर उसमें वो सभी इसका मोल फ्रैक्शन तो बनने बराबर हो गया सर, उसको बनाई क्या सर। अरे उनका तो मोल फ्रैक्शन 1 रहेगा ही हमेशा। तब वेपर स्टेट का मोल फ्रैक्शन का सम होगा, कुछ और हो जाएगा। कुछ कम ज्यादा नहीं हुआ। हाँ वही वो सही बोल रहा है। लिखो इसको जल्दी से, बातें बातें कम करके। ये खराब है जी बेटा, तुम्हें जिंदगी में परेशानियों को नेगलेक्ट करना सिखाती है। जिंदगी में कुछ भी परेशानी आओ, नेगलेक्ट करके आगे बढ़ो, है ना। देखो इतनी अच्छी चीजें मिलती है तुम्हें सीखने को केमिस्ट्री में। सर इसका क्या यूज होना चाहिए? किसका? इस क्वेश्चन का बेटा ये है कि घर पे जब कभी गर्मी के टाइम में नींबू पानी वगैरह बनाओ तो सॉल्यूशन थोड़ा ठीक से बनाओ। और कैसा यूज होता है, तो नीट का कॉलेज मिल जाएगा, ठीक से पढ़ लोगे। अभी पीएचडी थोड़ी करा रहे हैं तुम्हें। सुनो सुनो, इतना हुआ क्या, अरे हुआ कि नहीं, समझ आ रहा है कुछ? इतना सब कुछ क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। सुनो दूसरा पार्ट बोल रहा है कि वेपर का लास्ट ड्रॉप बचे तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे बनेगा, ये क्या हो जाएगा पूरा पूरा, यहाँ बचेगा क्या, एक ड्रॉप वेपर का। अब तो कर सकते हो क्वेश्चन, और उल्टा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये क्या हो गया बेटा, वेपर, ये क्या हो गया, मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा वेपर को कंडेंसेट कर दिया, तो एक्स से क्या बन जाता है, वाई ए, एक्स भी क्या बन जाता है, वाई बी। ये हो जाएगा 0.25 0.75। टोटल प्रेशर कितना होगा बेटा, 400 into 0.25 plus 600 into 0.75। टोटल प्रेशर आ गया वाई ए अपॉन 400 प्लस 1 माइनस वाई ए अपॉन 600 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पीटी। चलो लिखो इसको जल्दी से। उस क्वेश्चन का दूसरा बिट हो गया। एक और है ना, वो तो बेटा आसान है, बीच वाले कंडीशन तो सारे तुम निकाल सकते हो, उसमें नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे दिया है और टोटल प्रेशर कितना दिया है 188 767। ठीक है, अब करना, तुम्हारे जितने भी क्वेश्चन सब हो जाएंगे।
बाकी डाउट्स पूछ लेना आप, ठीक है। तो बेटा अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, केमिकल काइनेटिक्स। लिखो तुम, अच्छा सर चैप्टर है। ये खत्म तो आपको केमिकल काइनेटिक्स आज खत्म